हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेस डिसीजन के बारे में, जो कि मार्केटिंग के 4 पीज में से एक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग टू प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, प्लेस डिसीजन होता क्या है, इसमें हम करते क्या हैं। इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, सेल कैसे किए जाएंगे, कस्टमर तक कैसे पहुंचाए जाएंगे। इट कवर्स चैनल्स थ्रू विच गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर। ठीक है, कि किस तरीके से किस किस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे। प्लेस डिसीजन इन्वॉल्व चूजिंग वेयर एंड हाउ अ प्रोडक्ट विल बी मेड अवेलेबल टू कस्टमर। प्लेस डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं, ये चूज करते हैं कि कहाँ और कैसे, किस तरीके से, किस किस जगह के द्वारा, ठीक है, क्या सर्विसेज हम ऐसे यूज़ करेंगे कि हम अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट टाइम पर अवेलेबल करवा पाएँ। एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करेंगे कि हमें ऑनलाइन बेचना है, रिटेलर के थ्रू बेचना है, होलसेलर के थ्रू बेचना है। अलग-अलग लेवल्स होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 0 लेवल। ठीक है? लोकेशंस क्या होंगी, ठीक है? कि हम कौन-कौन सी जगह पे अपना वेयरहाउसिंग वगैरह जो है सपोर्ट करेंगे। लॉजिस्टिक्स क्या-क्या हम यूज़ करेंगे एंड एक्सेसिबिलिटी क्या होगी। मतलब कुल मिलाकर के प्लेस डिसीजन में हम ये देखते हैं कि हमारा जो गोल होता है ना, वो ये इंश्योर करना होता है कि कस्टमर को ईज़िली हमारा सामान मिल जाए। कस्टमर को जो प्रोडक्ट उसे खरीदना है हमारी कंपनी का, वो उसे सही टाइम पे सही जगह बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में अच्छे से मिल जाए विदाउट एनी हैसल। ठीक है? सो प्लेस डिसीजन में यही होता है कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे आगे। फिर आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस डिसीजन। देखो, प्लेस डिसीजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इंश्योर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करने बैठ रहे हो और अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल ही नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन और कैसे। तो अगर हम प्लेस डिसीजन अच्छे से डिसाइड करते हैं, एफिशिएंटली उसको रखते हैं, तो हमारा कस्टमर जो है कहीं पर भी हमारा प्रोडक्ट आसानी से खरीद सकता है, क्योंकि उसको मिल जाता है आसानी से इफ़ आवर प्लेस डिसीजन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट। फिर सेकंड इसका इंपॉर्टेंस आता है अफेक्ट कस्टमर कन्वीनियंस। कस्टमर कन्वीनियंस को ये अफेक्ट करता है, और वो पॉजिटिव अच्छा होगा तो पॉजिटिव वे में करेगा, बुरा होगा तो नेगेटिव वे में करेगा। कस्टमर जो होता है ना, ईजिली एक्सेसिबल प्रोडक्ट लीड टू हायर सेल एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर हमारा प्रोडक्ट हमें आसानी से मिल जाता है मार्केट में, तो वो कस्टमर के थ्रू सेल तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ाता है। अब देखो, सपोज़ मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम लेने जाना है। अब आइसक्रीम मिलती मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो चांसेस कम हो जाता है ना खरीदने का। कल को मेरे घर के बिल्कुल पास में मिलने लगे, तो मैं जब चाहूँ तब आइसक्रीम खरीद के खा सकती हूँ। ठीक है? सो ये होता है एक्सेसिबिलिटी का सेल के ऊपर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर इफेक्ट। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, डिपेंड्स ऑन आवर प्लेस डिसीजन। फिर आता है रिड्यूसेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर हमारा चैनल मिनिमाइज हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर, ठीक है, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है एफिशिएंट है, तो वो जो चैनल होगा ना, वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट को मिनिमाइज कर देगा। ठीक है? अगर देखो, हमारा चैनल ऐसा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाता है, तो हमें लंबे समय तक उसको अपने वेयर हाउस में स्टोर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन लेवल और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है, वो कुछ इस तरीके से है कि काफ़ी लंबा समय लग जाता है उसको पैकिंग एंड डिलीवरिंग में, तो स्टोर हाउस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक सामान रखना पड़ता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती कंपनी के लिए। फिर आता है सपोर्ट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। ये सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सपोर्ट भी करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसमें, सपोर्ट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। राइट प्लेस स्ट्रेटजी कॉम्प्लीमेंट्स प्राइसिंग, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट डिसीजन। अगर हमारा जो प्लेस स्ट्रेटजी है वो सही है, तो वो एक तरीके से पॉजिटिव वे में हमारे प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को सपोर्ट भी करता है। देखो, किस तरीके से सपोर्ट करता है कि अगर हम प्रमोशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, हमारा प्रोडक्ट डिसीजन भी अच्छा, मतलब हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा है, उसका प्रमोशन भी बहुत अच्छे से हो गया, और उसका प्राइस भी हमने बिल्कुल वैलिड रखा है। लेकिन अगर सामान मार्केट में ईज़िली अवेलेबल नहीं है, तो उसको लोग कैसे खरीदेंगे? चाह करके भी नहीं खरीद पाएँगे। ठीक है? तो इसीलिए अगर हमारा प्ले स्ट्रैटेजी अच्छा है, तो बाकी जो 3 पीस हैं, वो अपने आप ही अच्छे बन जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लेस। अब देखो, कौन-कौन से फैक्टर्स हमारे प्लेस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे। सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स, जो कि कंपनी के अंदर ही मौजूद होते हैं, जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल फैक्टर, जिनको कि हम कम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये कंपनी के बाहर के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरनल फैक्टर्स। तो देखो, इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ आती है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। पेरिशेबल गुड्स है, मतलब ऐसा गुड जो कि जल्दी खराब हो सकता है, जैसे कि डेयरी गुड्स आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उनको फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है। ठीक है? अब आप मिल्क है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन बाद उसको डिलीवर करवा रहे हो, ऐसा नहीं होता।
फिर ड्यूरेबल गुड्स जो कि लंबे समय तक चलते हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 2-4-5 दिन लेट भी हो जाओगे, तब भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन को, आपके प्रोडक्ट को, ठीक है? प्रोडक्ट आपका खराब नहीं होगा, जैसे कि फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, तो इसके लिए आप लॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव। एक कंपनी जो होती है ना, वो फ़ोकस करती है अपने मास मार्केट सेल्स पे, ठीक है? तो वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेगी। अगर हमारा जो कंपनी का फ़ोकस है वो मास मार्केट सेल है कि भई हमें बहुत ज़्यादा सेल करनी है, तो वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेगी, जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में होता है। अब देखो फॉर्च्यून का आइटम है, ऑयल है फॉर्च्यून का, तो ऑलमोस्ट हर एक 99% स्टोर्स पे आपको फॉर्च्यून का ऑयल अवेलेबल हो जाएगा। तो उन्होंने उन्होंने सेल बढ़ानी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी तो इंटेंसिव यूज़ किया हुआ है ना, कि हर एक शॉप पर आपको वो आइटम मिल जाता है। फिर आता है एक लग्ज़री ब्रांड होती है। लग्ज़री ब्रांड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कभी यूज़ नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो अपने आप को प्रीमियम प्रोडक्ट दिखाती है कि भई हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ़ यहाँ मिलेगा। लाइक जो हाई एंड वॉचेज़ होते हैं, उनके स्पेशलाइज़्ड स्टोर होते हैं। अब लाइक ज़ूडियो है, ज़ूडियो का सामान सिर्फ़ आपको ज़ूडियो के स्टोर्स पे मिलता है ना, तो एक तरीके से वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है। और भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होते हैं जो कि खुद के स्टोर्स पे या फिर एक पर्टिकुलर शॉप पर ही जो है आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं। फिर आते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज़। जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो खुद के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इन्वेस्ट करके रखती है, जैसे कि अमेज़न के खुद के ट्रक्स हैं, खुद का वो लॉजिस्टिक इस्तेमाल करती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ओके। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज़ होती हैं वो खुद से इतना बड़ा जो लॉजिस्टिक का खर्चा है वो नहीं उठा पाती, तो वो इंटरमीडिएट्स का इस्तेमाल करती है। वो होलसेलर, एजेंट्स एंड डिलीवरी एजेंसीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करवाने के लिए। फिर आता है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पीएलसी। अगर हमारा प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी वाइड चाहिए, मतलब ज़्यादा चाहिए, हर एक जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन इसका होना चाहिए, तभी जाकर आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा, दिखेगा, ठीक है? क्योंकि न्यू प्रोडक्ट जो होता है ना, लोगों को उसके बारे में कम पता होता है, तो अगर आपको अवेयरनेस करानी है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। फिर आता है मैच्योर प्रोडक्ट्स, जो कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी को उसके बारे में जानकारी है, सभी ने इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसके लिए आप सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हैं कि भई हम तो या तो सिर्फ़ ऑनलाइन बेचेंगे या तो हम सिर्फ़ रिटेल स्टोर्स पे बेचेंगे। तो वो आपका खुद का डिसीजन है कि अगर आप मैच्योर प्रोडक्ट है तो आप सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं एक्सक्लूसिविटी को मेंटेन करने के लिए। फिर आते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि कंपनी के बाहर के होते हैं, जैसे कि मार्केट डिमांड। अब देखो अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो आपको एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड टाइम पे पूरी नहीं करोगे तो कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। फिर आता है नीश प्रोडक्ट्स है। अगर आपके प्रोडक्ट नीश प्रोडक्ट्स है तो आप स्पेशलाइज्ड स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि नायका के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? या फिर के ब्यूटी है या फिर मनीष मल्होत्रा प्रोडक्ट्स है, ये एक एग्जांपल है, क्योंकि नीश प्रोडक्ट्स हैं तो ये स्पेशलाइज्ड स्टोर का इस्तेमाल करते हैं, बड़े-बड़े ऑनलाइन स्टोर्स पे या फिर बड़े-बड़े रिटेल स्टोर्स पर ही मिलते हैं। ओके, फिर आता है कस्टमर बाइंग बिहेवियर। आपके कस्टमर का बाइंग बिहेवियर कैसा है? एक तो होता है कि आपका कस्टमर फ्रीक्वेंटली परचेज़ करता है, जैसे कि ग्रोसरीज़। ग्रोसरीज़ हमको रोज़ चाहिए और कई बार तो दिन में 2 बार भी चाहिए होती है। तो हमें क्या चाहिए, ये चीज़ जो होता है नियर बाय अवेलेबिलिटी वाली प्रोडक्ट्स होते हैं कि आपको हर एक लोकेशन पे इनको अवेलेबल कराना होगा। फिर आते हैं लग्ज़री गुड्स, जो कि हम हमेशा नहीं खरीदते, कभी-कभी खरीदते हैं। तो उनको हम उनके एक्सक्लूसिव आउटलेट से ही बेच सकते हैं और एक्सक्लूसिव आउटलेट से ही खरीद सकते हैं। ओके, फिर आता है हमारा गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अगर गवर्नमेंट के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लॉ और रिटेल पॉलिसीज़ में इफ़ेक्ट होता है, तो हमें अपने गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनकी स्ट्रैटेजीज़ को किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते, अपने कन्वीनियंस में उसको नहीं ला सकते। फिर आता है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन। आजकल ई-कॉमर्स का जो है ट्रेंड चल रहा है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स है हमारे पास, तो हम अपने प्लेस डिसीजन को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? हम कुछ सामान ऑनलाइन भी बेच सकते हैं और ऑफ़लाइन भी सेल कर सकते हैं, और ऑनलाइन में तो अब जो है हम आउटसोर्सिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिलीवरी एजेंसीज़ है जो हमारे काम को कर देती हैं, ठीक है? लॉजिस्टिक में भी हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आता है एआई ड्रिवन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन ऑटोमेशन इम्प्रूव एफिशिएंसी। आजकल जो लॉजिस्टिक्स है वो एआई ड्रिवन हो चुके हैं, मतलब ऑनलाइन सिस्टम होता है ईआरपी की तरह या जीपीएस ट्रैकिंग की तरह, कि आप अपनी सप्लाई चेन को लाइव रियल टाइम में ट्रैक भी कर सकते हैं और अपने स्टॉक को भी ऑटो अपडेट में रख सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे। देखो सबसे पहले आता है एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप सीधा कंपनी से, फैक्ट्री से, जहाँ से सामान बन रहा है, इसको हम जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं, फैक्ट्री से सीधा कंज्यूमर को बेच रहे हो। वैसे ये जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये मेनली जो हमारी कैपिटल गुड्स होती है ना, बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, तो वहाँ पे काम आती हैं।
ठीक है, ज़ीरो लेवल चैनल वही यूज़ करते हैं। वैसे अगर आज के टाइम को हम देखें तो ये जो ज़ीरो लेवल चैनल है वो ऑनलाइन के थ्रू, ई-कॉमर्स के थ्रू भी पॉसिबल हो गया है कंज़्यूमर गुड्स के लिए भी। फिर हमारा आता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमारे 3 लेवल होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। 1 लेवल में क्या होता है, सामान फैक्ट्री से रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से कंज़्यूमर के पास जाता है। ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल है नाइक। जैसे कि नाइक अपना सामान जो है रिटेल स्टोर के थ्रू बेचता है। ओके, नाइक के जो है स्टोर्स होते हैं, मॉल में आपको मिल जाएँगे, उनके स्पेशलाइज़्ड चेन स्टोर्स भी मिल जाते हैं। फिर आता है हमारा 2 लेवल चैनल। इसमें हम पहले सामान फैक्ट्री से होलसेलर को बेचते हैं क्योंकि होलसेलर बल्क में बाय करता है। फिर होलसेलर छोटी-छोटी क्वांटिटी रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर कंज़्यूमर को बेचेगा। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल हमारी एफएमसीजी कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओके, फिर हमारा आता है 3 लेवल चैनल। इसमें पहले फैक्ट्री से एजेंट के पास जाता है। एजेंट होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। होलसेलर रिटेलर को और रिटेलर कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये मेनली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डायरेक्ट होलसेलर से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि दोनों की लोकेशंस में बहुत ज़्यादा गैप है। एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है जहाँ पर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चैनल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सैमसंग है वो अपने जो मोबाइल फ़ोन्स होता है वो ऑनलाइन स्टोर के थ्रू भी बेचता है, रिटेलर के थ्रू भी बेचता है और होलसेलर्स के थ्रू भी बेचता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केटिंग कवरेज स्ट्रैटेजी। हम कौन सी कवरेज स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, जितनी भी लोकेशंस अवेलेबल हैं मार्केट के नाम पर एक लोकेशन पे हम सभी पे अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, अवेलेबल करवाएंगे। ओके, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स जैसे कि टूथपेस्ट, स्नैक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन में हम लिमिटेड स्टोर्स को ही अपना सामान सप्लाई करवाते हैं एक एक्सक्लूसिविटी बनाने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हो गए, फर्नीचर के आइटम हो गए, फैशन ब्रांड्स हो गए। अब जैसे कि हमारा एलजी का आइटम है, ये एलजी कंपनी का जो स्टोर है ना, एलजी के नाम से ही एक पर्टिकुलर स्टोर होगा, उसी पे मिलेगी आपको, हर एक स्टोर पे एलजी का आइटम नहीं मिलेगा। ओके, वन प्लस के आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर आता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में आप बहुत ही कम, बहुत ही फ्यू रिटेलर्स को अपना सामान अवेलेबल करवाते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में। ये लग्जरी ब्रांड्स के लिए होता है, जैसे कि रोलेक्स की वॉच या फरारी की कार आपको हर एक जगह थोड़ी मिलेगी। एक्सक्लूसिव स्टोर्स होते हैं, सिर्फ वहीं से आप इन्हें परचेज कर सकते हो। फिर हमारा टॉपिक आता है ई कॉमर्स एंड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारा बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। ई कॉमर्स से ही आजकल लोग ऑनलाइन ही सामान मंगवाते हैं बेसिकली। फिर हमारा आता है, देखो, राइज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैज रिवोल्यूशनाइज्ड प्लेस डिसीजन। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया ना, उसने हमारे प्लेस डिसीजन को कंप्लीटली रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, बदल दिया है, एक तरीके से मॉडर्न बना दिया है। कौन कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आज हमारे पास? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई। ये इनेबल करते हैं बिजनेस को कि आप अपना प्रोडक्ट ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी सेल कर पाएँ। फिर मोबाइल कॉमर्स आता है इसमें, जिसमें क्या मोबाइल की ऐप के थ्रू अपना एक खुद का ऐप बना लेते हैं या फिर अपना एक खुद का वेबसाइट बना लेते हैं। वहाँ पर हम अपने सामान को बेचते हैं। आजकल लोग इंस्टाग्राम पे भी अपना स्टोर खोल लेते हैं, फेसबुक पे भी ऑनलाइन सामान चैनल डाल करके प्रोडक्ट सेल करते हैं, है ना? फिर आता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C मॉडल जिसे बोलते हैं। यहाँ पे ब्रांड्स अपना सामान वेबसाइट्स के थ्रू बेचती है। फिर आता है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। इसमें हम अपना प्रोडक्ट जो है ना, बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस लाइक ईबे, मीशो, अलीबाबा, इन पर डाल देते हैं और वहाँ से लोगों को जो भी पसंद आता रहता है वो हमें ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फिर इसके एडवांटेज क्या होता है ई कॉमर्स के, यहाँ पर रीच जो होती है ना वो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, ग्लोबल रीच होती है, वर्ल्ड वाइड रीच होती है। कोई रोकता नहीं है कि भाई ये चैनल यहाँ नहीं चलता, हर जगह सोशल मीडिया का रीच है, ई कॉमर्स का रीच है। लोअर कॉस्ट, यहाँ पर आपको फिजिकल स्टोर्स खोलने की ज़रूरत नहीं है और बड़े बड़े कैपिटल गुड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका सब कुछ चीज़ इंटेंजिबल है। फिर आता है कस्टमर कन्वीनियंस। यहाँ पर कस्टमर के लिए कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि होम डिलीवरी 24/7 अवेलेबल होती है। उनको दिन के या रात के देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लेस डिसीजन में स्टेप्स क्या क्या होते हैं, देखो, सबसे पहले तो हम मार्केट एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली हमारे कस्टमर की ज़रूरतें क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, वो किस तरीके से सामान खरीदना पसंद करता है। फिर आता है चैनल सिलेक्शन। हम सही चैनल, सही डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को चूज़ करेंगे। जब हमने अपना सही मॉडल चूज़ कर लिया, उसके बाद हम लॉजिस्टिक्स प्लान करेंगे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से करवानी है, अपने से करवानी है, आउटसोर्स करवानी है, वेयर हाउस खुद के खुलवाने हैं, कहाँ खुलवाने हैं, इन्वेंट्री कितना स्टॉक रखना है, कितना नहीं रखना, ठीक है, क्या हमें टेक्नोलॉजीज़ लेनी है।
फिर आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, हम डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, अब हमने सारी प्रोसेस कर ली, हमने मार्केट का एनालिसिस कर लिया। अब मार्केट एनालिसिस के बाद हमने चैनल भी सिलेक्ट कर लिया कि सपोज हमने जो है 0 लेवल चैनल रखा है, फिर अपना लॉजिस्टिक उसके हिसाब से प्लान करो और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके मॉनिटर करो कि जो आपका डिसीजन है वो सही है या नहीं है, मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप फीडबैक लेते रहिए। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चैलेंजेस क्या-क्या होते हैं प्राइस डिसीजन में। हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, देखो फ्यूल के प्राइसेस ज़्यादा है, स्टोरेज एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो कॉस्ट होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। फिर चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, आपके कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस होता है ना वो बदलते रहते हैं। हम जो है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा अपने प्रेफरेंस रखते हैं, ना कि डायरेक्ट डिलीवरी मॉडल्स के थ्रू, ठीक है। फिर हमारा टॉपिक आता है सप्लाई चेन डिस्रप्शन, कि सप्लाई चेन जो है ना कई बार डिसरप्ट भी हो जाती है। अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कहीं पे कोई बाढ़ आ गई, या फिर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, कहीं पे दंगे हो गए हैं, कर्फ्यू लग गया है, या पैंडेमिक आ गया जैसे कोविड में सब लोगों को जो है लॉकडाउन लग गया था। तो ऐसे में हमारा सप्लाई चेन काम नहीं करता। फिर इंटेंस कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बिज़नेस को अपने जो मॉडल होता है ना उसको कंप्लीटली ऑप्टिमाइज़ रखना पड़ता है और उसको इनोवेट करना पड़ता है, ताकि उसका जो बिज़नेस है ना वो टॉप पर बना रहे और लोगों को पुराना ना लगे। टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन, हमें आजकल एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको भी लेना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऑटोमेशन एंड रियल टाइम ट्रैकिंग, ट्रैकिंग मिलती है ना, आप ऑनलाइन कभी भी शॉपिंग करते हो तो आपको पता चल जाता है ना कि ट्रैकिंग नंबर से आप देख सकते हो आपका सामान कहाँ आ गया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल हमें सब कुछ चीज़ को अडेप्ट करना पड़ता है। फिर यहाँ पर अब एक लास्ट टॉपिक, हम एक केस स्टडी ले लेते हैं कि अमेजोन अपने प्ले स्ट्रेटजी को किस तरीके से इस्तेमाल करता है। अमेजोन के ग्लोबल वेयर हाउस है, उसके हर एक लोकेशन पे आपको वेयर हाउस मिल जाएंगे, ताकि आसपास के इलाके में वो जल्द से जल्द अपना सामान डिलीवर करवा सके। उसका जो लॉजिस्टिक है वो एआई पावर्ड लॉजिस्टिक है। वो मशीन का इस्तेमाल करता है अपनी सप्लाई चेन और रूट को एनहांस करने के लिए। फिर मल्टीपल फुलफिलमेंट ऑप्शन, उसके पास अलग-अलग ऑप्शन है। आप चाहो तो एक्स्ट्रा पैसे देकर के सेम डे डिलीवरी ले सकते हो, आप चाहो तो ड्रोन डिलीवरी ले सकते हो जो कि बैंगलोर वगैरह में अवेलेबल है। ठीक है? फिर आता है ओन डिलीवरी नेटवर्क, उसके खुद के अमेज़न प्राइम के खुद के डिलीवरी नेटवर्क्स हैं, उनका खुद का लॉजिस्टिक्स है, ताकि वो थर्ड पार्टी के कोरियर को ऊपर ना डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है कि भई वो नहीं करेगा तो हमारा काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद के स्टोर्स खोल रखे हैं। वेयर हाउसेस खोल रखे हैं। फिर आता है हाइब्रिड रिटेल मॉडल, इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है कि इन्होंने अपने ऑनलाइन सेल को ना फिजिकल स्टोर के साथ भी कंबाइन कर रखा है, जिनका कोई अब नाम अमेज़न गो के नाम से अवेलेबल है मार्केट्स में। रिजल्ट क्या होता है कि अमेज़न की जो ई-कॉमर्स में पहुँच है ना, वो डोमिनेट करता है मार्केट में। सभी लोग जो है अमेज़न को ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिज़न टू फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एंड अदर वेबसाइट्स। क्यों? क्योंकि उनका लॉजिस्टिक एफिशिएंट है और उनकी डिलीवरी जो है बहुत फास्ट है। So thank you so much guys. Please like, share and subscribe. Also we have our coaching center named as Azurish. अगर आपको कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कोर्स या किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आप फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं और उसके बाद अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होता है, आपको समझ में आता है, तो आप हमारी एजुरिश कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।